हेलो क्लास। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इंडियाज रिसोर्स पैराडॉक्स द अल्टीमेट जियो हिस्ट्री क्विज में। बिल्कुल, आप सबका स्वागत है इस बहुत ही एक्साइटिंग डीप डाइव में। राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा सेशन है ना, ये कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल एमसीक्यू क्विज करने वाले हैं। एग्जैक्टली। और इस क्विज के थ्रू हम समझेंगे कि भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका वितरण इतना असमान क्यों है। हाँ, मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि जिस जगह पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो जगह सबसे अमीर होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल, इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल तो यही कहता है। पर क्लास, आज हम इसी रूल को टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और रणनीतिक योजनाएं इस पूरे रिसोर्स गेम को बदल देती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्विज के रूल्स बहुत ही सिंपल है। मैं एज अ गाइड आपको रूल्स बता देता हूँ। श्योर, प्लीज बताइए। हर सवाल के बाद आपको सोचने के लिए बस 3 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। सिर्फ 3 से 5 सेकंड। हाँ, थोड़ा फास्ट पेस रखेंगे। आपको जल्दी सोचना होगा। मैं ऑप्शंस दूंगा और फिर हम करेक्ट आंसर और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो डिस्कस करेंगे। परफेक्ट। तो क्लास, क्या आप सब रेडी हैं अपना स्कोर काउंट करते रहना? ओके, चलिए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, जो है पानी वर्सेस बुनियादी ढांचा। राइट। तो शुरू करते हैं भारत की उस टोपोग्राफी से जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ। Which Indian state has an abundance of water resources but severely lacks infrastructural development? मतलब किस भारतीय राज्य में जल संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास की भारी कमी है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पंजाब। अपना दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, पानी बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 3 सेकंड है आपके पास। 1, 2, 3, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। वाह, अरुणाचल प्रदेश, मतलब वहाँ तो ब्रह्मपुत्र और इतनी सारी नदियां हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पनबिजली या जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, उसकी अपार संभावनाएं हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो भूगोल है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम है। वो पानी किसी प्लेन मैदान में नहीं बह रहा है। वो तो एकदम पहाड़ों के बीच से आता है। बिल्कुल। हिमालय का वो पूर्वी हिस्सा बहुत ही युवा और जियोलॉजिकली अस्थिर है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है। राइट। तो इतने मुश्किल टेरेन में भारी मशीनरी ले जाना या बड़े डैम्स बनाना, ये एक बहुत ही भयानक इंजीनियरिंग चैलेंज है। और शायद लागत भी बहुत ज्यादा आती होगी। बहुत ज्यादा। कई बार तो वो आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाता है और ऊपर से वो एक सिस्मिक जोन भी है, तो भूकंप का खतरा हमेशा रहता है। तो क्लास, इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हो। हाँ, सही एनालॉजी है। हाँ, करोड़ों रुपए है लेकिन आपके पास उसे निकालने के लिए ना तो कोई एटीएम कार्ड है और ना ही आसपास कोई बैंक की ब्रांच है। एग्जैक्टली। बिना सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर के वो अथाह पानी बस एक फंसी हुई संपत्ति बनकर रह गया है। राइट। तो अपना पहला स्कोर याद रखना स्टूडेंट्स, अगर सही हुआ तो +1। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अब हम नॉर्थ ईस्ट से सीधा वेस्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, सेगमेंट 2, रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस वाटर। पूर्वोत्तर में पानी था पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब देखते हैं पश्चिम में क्या है। तो क्लास, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट इज एक्सेप्शनली वेल एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट सिवियरली लैक्स वाटर रिसोर्सेज? यानी कौन सा राज्य सौर और पवन ऊर्जा से बहुत ज्यादा संपन्न है लेकिन वहाँ जल संसाधनों की भारी कमी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी ओडिशा। सोचिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा बहुत है, पानी नहीं है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक एंड टाइम्स अप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। आई एम श्योर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सही गेस किया होगा। राजस्थान का थार मरुस्थल, राइट? बिल्कुल सही। अरावली पर्वतमाला की जो पोजीशन है ना, वो मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश कराने में पूरी तरह फेल हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ साल भर इतनी तेज धूप और साफ आसमान रहता है। एग्जैक्टली। और खुले परिदृश्य की वजह से हवा भी बहुत तेज चलती है। तो सोलर और विंड एनर्जी का तो वो खजाना है। बट पानी नहीं है। हाँ, क्योंकि रेतीली मिट्टी सतह के पानी को तुरंत सोख लेती है और गर्मी से इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी होता है। एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। हाँ, पूछे। मतलब अगर राजस्थान के पास इतनी सारी असीमित सौर ऊर्जा है, तो क्या हम कोई ऐसी तकनीक नहीं बना सकते जिससे इस एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी की कमी को हमेशा के लिए दूर कर दे? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। सैद्धांतिक रूप से तो ये एकदम क्रांतिकारी लगता है। लाइक कोई बहुत बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगा दें जो समंदर के खारे पानी को मीठा कर दे। यहीं पर तो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं। डिसैलिनेशन के लिए आपको समुद्र चाहिए और राजस्थान समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अरे हाँ, कोई कोस्टलाइन तो है ही नहीं वहाँ। राइट। तो अरब सागर से पानी को पाइप से रेगिस्तान तक लाना, फिर उसे साफ करना, और वो भी सिर्फ सोलर पावर से, ये इतना महंगा पड़ेगा कि वो पानी आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। ओह, मेक सेंस। और अगर हम जमीन के नीचे से पानी निकालें तो? वहाँ वाटर टेबल पहले ही बहुत नीचे है। अगर बड़े पंप लगाकर पानी निकाला तो कुछ ही सालों में वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वाह, मतलब तकनीक भी प्रकृति के नियमों को पूरी तरह नहीं बदल सकती। एनर्जी पानी पैदा नहीं कर सकती, सिर्फ उसे मूव कर सकती है। बिल्कुल सही। ग्रेट इनसाइट। तो क्लास, अपना स्कोर चेक करते रहिए। अब हम चलते हैं सेगमेंट 3 पर। एक गर्म रेगिस्तान से निकलकर अब हम चलेंगे एक ठंडे रेगिस्तान की तरफ। जहाँ संस्कृति ही सबसे बड़ा संसाधन है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच आइसोलेटेड कोल्ड डेजर्ट रीजन बोasts अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इज सिवियरली डिफिशिएंट इन वाटर एंड वाइटल मिनरल्स? मतलब ऐसा कौन सा अलग थलग ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है पर वहाँ पानी और खनिजों की भारी कमी है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान आइलैंड्स या ऑप्शन डी मेघालय। 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी सोचिए क्लास। एंड टाइम अप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। बिल्कुल। लद्दाख की जो पोजीशन है वो विशाल हिमालय के रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है। मतलब वहाँ बादल पहुंच ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। मानसून के बादल उन ऊंची चोटियों को पार नहीं कर पाते, तो बारिश ना के बराबर होती है। और ठंड भी तो कितनी ज्यादा होती है वहाँ। हाँ, सब जीरो टेम्परेचर। तो इस कठोर जलवायु और अलगाव की वजह से वो सदियों तक बाहरी दुनिया से कटा रहा।
कोई इंडस्ट्री नहीं पनप पाई वहाँ। कोई बाहरी आबादी भी नहीं बसी। लेकिन इसी अलगाव ने एक बहुत बड़ा फायदा भी दिया। क्या फायदा? उनकी अनूठी संस्कृति बच गई। वहाँ की जो बौद्ध संस्कृति है, जो मोनेस्ट्रीज हैं, वो बाहरी पश्चिमीकरण से बिल्कुल अछूती रही। अरे वाह, मतलब जो चीज ज्योग्राफिकली एक डिसएडवांटेज थी वही उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन गई। बिल्कुल। आज लद्दाख की इकोनॉमी पर्यटन पर चलती है, और वो पर्यटन किसी खनिज की वजह से नहीं बल्कि उसी संरक्षित कल्चर की वजह से है। अमेजिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके 3 में से 3 सही हैं तो ग्रेट जॉब। कीप इट अप क्लास। चलिए अब सीमाओं से निकलकर भारत के दिल की तरफ चलते हैं। हमारा सेगमेंट 4, भारत की औद्योगिक रीढ़। सेंट्रल इंडिया। Question number 4. The states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are predominantly famous for their rich deposits of what? झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी किस चीज के समृद्ध भंडार के लिए फेमस है? Options हैं ऑप्शन A marine fisheries, ऑप्शन B solar energy potential, ऑप्शन C minerals and coal या ऑप्शन D alluvial agricultural soil। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, मुझे भी लगता है। स्टूडेंट्स 3 सेकंड है एंड टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C minerals and coal, यानी खनिज और कोयला। बिल्कुल। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ये लिटरली भारत की इकोनॉमी का इंजन रूम है। राइट, आयरन और बॉक्साइट, कोयला, सब कुछ तो है वहाँ। पूरे देश के पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियों को कच्चा माल यहीं से मिलता है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के मिनरल्स हैं यहाँ। पर यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नजर आता है। हाँ, बताइए। मतलब जो राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश के सबसे अमीर राज्य हैं, वही राज्य अक्सर आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे पीछे क्यों रह जाते हैं? ये एक बहुत ही कड़वा सच है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। इसे हम रिसोर्स कर्स या संसाधनों का अभिशाप कहते हैं। संसाधनों का अभिशाप? हाँ, ऐतिहासिक रूप से इन इलाकों को सिर्फ एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण के लिए यूज किया गया। जमीन खोदी, कोयला निकाला और ले गए। मतलब वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई उस कच्चे माल को यूज करने के लिए। एग्जैक्टली। जो असली धन है, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, वो वहाँ होता ही नहीं है। वो कच्चा माल दूसरे राज्यों या तटीय इलाकों में जाता है और वहाँ उससे महंगी गाड़ियां या मशीनें बनती हैं। वाओ, तो लोकल लोगों के हिस्से में क्या आता है? सिर्फ खजानों की धूल और विस्थापन। दुर्भाग्य से हाँ। और जब पूरी इकोनॉमी सिर्फ माइनिंग पर फोकस करती है तो शिक्षा या इनोवेशन पर कोई ध्यान नहीं देता। इसे डच डिजीज भी कहते हैं। ये तो बहुत ही सैड रियलिटी है। तो क्लास, देखा आपने, सिर्फ रिसोर्स होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और क्लास, ये जो एक्सट्रैक्शन और वैल्यू एडिशन का फर्क है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसी से हमारा सेगमेंट 5 आता है, ऐतिहासिक शोषण। हिस्ट्री का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट। Question number 5, students. Historically, what primarily allowed colonizing countries to exploit the rich resources of other nations and establish supremacy? यानी ऐतिहासिक रूप से वो क्या चीज थी जिसने उपनिवेशवादियों को दूसरे देशों के संसाधनों का शोषण करने और वर्चस्व स्थापित करने की ताकत दी? Options है ऑप्शन A favorable climate conditions, ऑप्शन B higher level of technological development, ऑप्शन C equal trade agreements या ऑप्शन D lack of local population। सोचिए क्लास, अंग्रेजों के पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं था? 3 सेकंड। 1, 2, 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। तकनीक। 17वीं या 18वीं सदी के इंग्लैंड के पास भारत जितना प्राकृतिक संसाधन थोड़ी था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन उनके पास तकनीक थी। भाप के इंजन, रेलवे नेटवर्क, आधुनिक जहाज। तकनीक ही वो कैटलिस्ट है जो रिसोर्स को असल पावर में बदलती है। मान लीजिए कि आपके घर के नीचे सोने की खदान है, लेकिन उस चट्टान को तोड़कर सोना निकालने की मशीन सिर्फ आपके पड़ोसी के पास है। बहुत सही एग्जांपल है। तो वही पड़ोसी आकर सारा काम करेगा और मुनाफा भी वही ले जाएगा। बिल्कुल यही हुआ था इतिहास में। उन्होंने हमसे कच्चा कपास कौड़ियों के भाव खरीदा, ब्रिटेन ले जाकर उस पर वैल्यू एडिशन किया और फिर वही कपड़ा हमें महंगे दामों पर वापस बेच दिया। एग्जैक्टली। तो जिसके पास तकनीक है वही असली बादशाह है। राइट। तो क्लास 5 सवाल हो गए हैं, अपना स्कोर चेक कर लीजिए। अब आते हैं सेगमेंट 6 पर, जहां हम बात करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो हमने क्या किया। रिसोर्स प्लानिंग का दौर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? भारत में संसाधन नियोजन का सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए evolving a planning structure with proper technology, option B matching resource plans with national goals, option C identification and inventory through surveying and mapping या option D seeking foreign investment। प्लानिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? जल्दी सोचिए। टाइम अप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी थ्रू सर्वेइंग एंड मैपिंग। बिल्कुल सही। मतलब अगर मुझे मेरे घर का बजट बनाना है तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरी अलमारी में कितने पैसे रखे हैं। एकदम सही बात है। आप उस चीज की योजना बना ही नहीं सकते जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। राइट। इसीलिए आजादी के तुरंत बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को मजबूत किया गया। पूरे देश का नक्शा बनाया गया कि कहां कौन सा खनिज छुपा है। बिना डेटा के तो प्लानिंग हवा में तीर चलाने जैसी होती। एग्जैक्टली। सर्वे और मैपिंग ही इस पूरी प्लानिंग की पहली ईंट थी। ग्रेट। तो अब हम आ गए हैं हमारे आज के फाइनल क्वेश्चन पर। सेगमेंट 7, संस्थागत प्रयास की शुरुआत। Question number 7, students. India made concerted efforts towards achieving the goals of resource planning right from which major initiative launched after independence? भारत ने स्वतंत्रता के बाद किस प्रमुख पहल से संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू किए? Options है ऑप्शन A the Green Revolution, ऑप्शन B the First 5-year Plan, ऑप्शन C the National Resource Act या ऑप्शन D the Industrial Policy of 1956। आखिरी सवाल है क्लास,
बिल्कुल सही जवाब देना है। कम ऑन स्टूडेंट्स, और टाइम अप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द फर्स्ट 5-year प्लान, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल, 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि तब देश बहुत बिखरा हुआ था, राइट? हाँ, कहीं सूखा था, कहीं नदियां उफान पर थी, तो किसी एक राज्य को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। शायद इसीलिए भाखरा नांगल जैसे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि एक जगह का पानी दूसरी जगह भेजा जा सके। एग्जैक्टली। इस योजना ने ये एस्टैब्लिश किया कि प्राकृतिक संसाधन पूरे देश की साझा संपत्ति है, किसी एक राज्य की नहीं। इसी ने आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे की नींव रखी। वाओ! तो स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका फाइनल स्कोर 7 में से क्या रहा। अगर 5 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। क्लास, आज के इस क्विज में आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रेट एफर्ट। मुझे भी बहुत मजा आया इन कॉन्सेप्ट्स को इस तरह डिस्कस करने में। लेकिन स्टूडेंट्स, जाने से पहले हम आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक सोचने वाला सवाल। आज हमने देखा कि कैसे तकनीक ने ऐतिहासिक रूप से देशों को संसाधनों पर कब्जा करने में मदद की। राइट, बिल्कुल, कोयला, कपास, सब कुछ। पर आज हम 21वीं सदी में हैं। आज का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? आज का रिसोर्स है डिजिटल डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली, डेटा आज का नया तेल है। तो सोचने वाली बात यह है क्लास, कि क्या आने वाले कल का जो रिसोर्स पैराडॉक्स होगा वो जमीन और पानी का नहीं बल्कि इसी डिजिटल डेटा का होगा? बहुत ही गहरा सवाल है ये। मतलब हम भारतीय हर दिन करोड़ों स्मार्टफोन से अथाह डेटा जनरेट कर रहे हैं। डेटा हमारा है, लेकिन उस कच्चे डेटा को प्रोसेस करने की, उस पर वैल्यू एडिशन करने की जो एडवांस्ड एआई तकनीक है वो तो कुछ चुनिंदा ग्लोबल टेक कंपनियों के पास है। एग्जैक्टली। तो क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? क्या हम सिर्फ डेटा उगाने वाले डिजिटल किसान बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ये क्विज सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। बिल्कुल। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। बाय क्लास। बाय स्टूडेंट्स।